गुड इवनिंग। सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में आज एमसीक्यू कराएंगे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 का एमसीक्यू करा रहे, ध्यान से सुनिएगा, पूरा चैप्टर का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जून सीएमए इंटर जून और दिसंबर 2022 वालों बच्चों के लिए ऑफर है, ठीक है। इस ऑफर में मैं सीएमए इंटर के सारे पेपर का एमसीक्यू कराऊंगा, प्लस सीएमए इंटर में लॉ एंड ऑडिट का पूरा क्लास, ऑडिट का पूरा क्लास, लॉ एंड एथिक्स का पूरा क्लास, ऑडिट का पूरा क्लास, ओएमएसएम का पूरा क्लास, एनआईडीटी का पूरा क्लास कवर कराऊंगा। ये प्रोबेबली मई एंड तक आपका खत्म हो जाएगा। ये मैं सिर्फ 100 रुपीज चार्ज कर रहा हूँ। बस ये स्कीम सिर्फ 1000 बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। जब 1000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आप ये स्कीम में अवेल नहीं कर सकते, इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके स्कीम में रजिस्टर ले लीजिए और सिर्फ ₹100 पर मंथ देके सीएमए इंटर का सारा एमसीक्यू का क्लास आपको मिल जाएगा, प्लस लॉ एंड ऑडिट माने लॉ एंड एथिक्स प्लस ऑडिट, ओएमएसएम एंड एनआईडीटी का सारा क्लास मिलेगा विथ नोट्स। और डायरेक्टली आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूं, ठीक है। गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे सीएमए इंटर पेपर नंबर 6 लॉ एंड एथिक्स में एमसीक्यू पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ध्यान से सुनिएगा एमसीक्यू, अब बड़ा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट ले पाएंगे, सब चीज अच्छा से समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग करने से पहले मैं सिर्फ ये बता दे रहा हूँ, बोनस जो है, प्रोविजन ऑफ बोनस जो है किस एस्टैब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल है, किस कंपनी को, किस ऑर्गेनाइजेशन को, किस एस्टैब्लिशमेंट को बोनस देना मैंडेटरी है, वो आगे समझ लीजिए। याद है कि एवरी फैक्ट्री कोई भी फैक्ट्री रहे उसको बोनस देना मैंडेटरी है। दूसरा, अदर देन फैक्ट्री कोई एस्टैब्लिशमेंट है जिसमें 20 और 20 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हो। तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे जिसको भी बोल सकता है बोनस देने के लिए। तो बोनस का प्रोविजन किस पे एप्लीकेबल है? एवरी फैक्ट्री, हर एक फैक्ट्री के ऊपर, उसमें क्या वर्कर काम कर रहे नहीं कर रहे हमको नहीं पता, फैक्ट्री है मतलब बोनस देना पड़ेगा। एवरी फैक्ट्री, अदर देन फैक्ट्री एनी एस्टैब्लिशमेंट जिसमें 20 और 20 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हो। और तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी बोल सकता है। अब डायरेक्टली एमसीक्यू क्वेश्चन में आ रहे, ध्यान से सुनिएगा। द टू टाइप ऑफ एस्टैब्लिशमेंट अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट आर, दो प्रकार की एस्टैब्लिशमेंट है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में। कौन कौन सी? एस्टैब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंड एस्टैब्लिशमेंट इन प्राइवेट सेक्टर। दो, पब्लिक सेक्टर की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको भी बोनस देना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको भी बोनस देना पड़ेगा। तो टू टाइप्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट में सिंपल से याद रखिएगा, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट। बस देखिए, to get eligible for bonus an employee is to be worked days in that accounting year। यदि याद रखिएगा, एक एम्प्लॉय कम से कम 30 दिन काम करेगा उस अकाउंटिंग ईयर में तभी उसको बोनस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एक अकाउंटिंग ईयर में कम से कम 30 दिन, तो याद रखिएगा नॉट लेस देन 30 डेज। टू गेट एलिजिबल फॉर बोनस एन एम्प्लॉय इज टू बी वर्क नॉट लेस देन 30 डेज इन दैट अकाउंटिंग ईयर। वेज लिमिट फॉर गेटिंग बोनस इज 21,000, मतलब जिसका सैलरी 21,000 है या उससे कम है उसी को बोनस देना मैंडेटरी है। 21,000 से जिसका सैलरी ज्यादा है उसको बोनस देना मैंडेटरी नहीं है। तो वेज लिमिट कितना है बोनस के लिए? 21,000। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द मिनिमम बोनस पेबल इज, जब भी मिनिमम बोनस मतलब 8.33% ऑफ सैलरी और 100 whichever is higher, बस इतना याद रखना है। मिनिमम बोनस कितना? 8.33% ऑफ सैलरी और 100 whichever is higher, बस। एंड द मैक्सिमम बोनस कितना? 20% ऑफ सैलरी, बस इतना याद रखना है। मिनिमम 8.33% ऑफ सैलरी और 100 whichever is higher और मैक्सिमम 20% ऑफ सैलरी, बस। क्वेश्चन नंबर 6, Who is not eligible to get bonus and dismiss employee, जिस एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दिए गए हैं, फ्रॉड किया होगा इसलिए नौकरी से निकाल दिए, डिसमिस कर दिए, उस एम्प्लॉय को हम लोग को बोनस देना मैंडेटरी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए डिसमिस एम्प्लॉय रीस्टेटेड
विथ बैक वेजेस इज इंटाइटल टू बोनस। मतलब किसी इंप्लॉय को हम लोग फ्रॉड के केस से निकाल दिए थे, फिर बाद में पता चला कि ये बदमाश नहीं था, कोई और बदमाश था, तो उस इंप्लॉय को हम लोग वापस से रख लिए, रीस्टेटेड कर लिए और पुराना वेजेस भी दे दिए, तब उस इंप्लॉय को बोनस दे सकते हैं। मतलब किसी इंप्लॉय को डिसमिस कर दिया, उसको बोनस नहीं दे सकते, लेकिन डिसमिस इंप्लॉय को यदि फिर से अपॉइंट करते हैं और पुराना वेजेस देते हैं, मतलब पुराना वेजेस दे रहे मतलब वो बदमाश नहीं था, सीधा सा बात है, तब उस केस में उस डिसमिस इंप्लॉय को बोनस देना मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि वो रीस्टेटेड हो गया और पुराना बोनस भी, उसको पुराना वेजेस भी दिया गया है। ठीक है। Question number 8. The time limit for bonus payment by issue of an award pass on the dispute regarding the payment of bonus each. याद रखिएगा, यदि पेमेंट ऑफ बोनस के रिगार्ड में कोई डिस्प्यूट चल रहा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच या किसी के बीच, कब बोनस दिया जाएगा उस केस में? जब डिस्प्यूट सॉल्व होगा, डिस्प्यूट का ऑर्डर आ जाएगा, वहां से 1 महीना के अंदर बोनस देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। याद रखिएगा, 1 month विद इन अवार्ड बिकम इनफोर्सेबल। जिस दिन डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा, जिस दिन ऑर्डर आ जाएगा, वहां से 1 महीना के अंदर एम्प्लॉयर को बोनस देना पड़ेगा डिस्प्यूट के केस में, बस। क्वेश्चन नंबर 9. इफ एन एम्प्लॉयर ड्रॉप पे ऑफ ₹15,000, व्हाट इज द मैक्सिमम सैलरी कंसिडरेशन फॉर बोनस पेबल टू हिम? मतलब बोलता है यदि एक एम्प्लॉयर का सैलरी 15,000 है तो बोनस कैलकुलेट करते समय उसका सैलरी कितना लिया जाएगा? याद रखिएगा 7,000 लिया जाएगा। याद रखिए, यदि 7,000 से किसी का मैक्सिमम सैलरी बोनस कैलकुलेट करते समय 7,000 ही लिया जाएगा, चाहे वो 15,000 रहे, 20,000 रहे, 21,000 रहे। याद रखिएगा, यदि कम है उसका 7,000 से कम है तो 7,000 से कम जितना रहा लिया जाएगा, लेकिन 7,000 से जितना भी ज्यादा रहा उसका 7,000 ही सैलरी लिया जाएगा बोनस कैलकुलेट करते समय। तो एक तो लिमिट फिक्स कर दिया गया 7,000 का। द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग बोनस पेमेंट, बोनस कब दिया जाएगा? विद इन ए पीरियड ऑफ 8 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा वहां से 8 महीना के अंदर बोनस पेमेंट करना ही पड़ेगा। याद रखिए, अकाउंटिंग ईयर क्लोजर से 8 महीना के अंदर हमको बोनस पेमेंट करना ही पड़ेगा। अब देखिए 11, 12 दो तो एनुअल रिटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, एनुअल रिटर्न इज टू बी फाइल्ड इन, बोनस का एनुअल रिटर्न किस फॉर्म में फाइल होता है? फॉर्म डी में। याद रखिए, एनुअल रिटर्न फॉर्म डी। याद रखिए, एनुअल रिटर्न सेल बी फाइल्ड बाय एवरी एम्प्लॉयर ऑन और बिफोर 1 फरवरी से पहले एनुअल रिटर्न फाइल होगा। कौन सा फॉर्म में फाइल होगा? फॉर्म डी में, बस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द बोनस एक्ट? LIC ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर बोनस एक्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, a dispute arises between an employer and his employees in regard to payment of bonus shall be deemed to be industrial dispute। यदि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच कोई डिस्प्यूट चल रहा है बोनस को लेके तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। बोनस इज एन इंसेंटिव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। बोनस क्या एक इंसेंटिव है प्रोडक्शन को बढ़ाने का, सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नाइदर ग्रेट्यूटस और नो डिफर पेमेंट ऑफ वेजेस लिखेगा। ग्रेट्यूटस मतलब काम करना कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ, तो बोनस में ये चीज नहीं माना जाता। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बोनस इज नाइदर ग्रेट्यूटस और नो डिफर पेमेंट ऑफ वेजेस। बहुत सिंपल सा चीज। क्वेश्चन नंबर 17, द एस्टैब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज एन एस्टैब्लिशमेंट ओन, कंट्रोल और मैनेज बाई एक गवर्नमेंट कंपनी। पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट को ओन, कंट्रोल और मैनेज करता है एक गवर्नमेंट कंपनी। सिंपल सा चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सैलरी और वेजेस? डी है, DNS अलाउज सैलरी और वेजेस के डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। Which one of the following is deductible from the gross profit? gross profit से ये सब कौन कौन सा चीज डिडक्ट होता है, माइनस होता है? डिप्रिसिएशन, बोनस कैलकुलेट करते समय डिप्रिसिएशन ग्रोस प्रॉफिट से माइनस होता है, डेवलपमेंट रिबेट भी माइनस होता है, एनी डायरेक्ट टैक्स पेबल भी माइनस होता है। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। याद रखिए, बोनस कैलकुलेट करते समय ग्रोस प्रॉफिट से चारों चीज माइनस होता है, डिप्रिसिएशन, डेवलपमेंट रिबेट, एनी डायरेक्ट टैक्स पेबल एंड ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए सुनिए, क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से सुनिए। ठीक है, क्या बोलता है देखिए, बोलता है
days percent of the paid up equity share capital as at the commencement of the accounting year is allowed deduction from the gross profit in respect of banking company। क्या बोलता है, जब बैंकिंग कंपनी के समय ग्रोस एलोकेबल सरप्लस निकालते हैं तो उसमें क्या माइनस करता है, ग्रोस प्रॉफिट से 7.5% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल माइनस कर देते हैं एलोकेबल सरप्लस निकालते समय बैंकिंग कंपनी के केस में। और अदर देन बैंकिंग कंपनी रहा तो 6% ऑफ द रिजर्व माइनस कर देंगे एलोकेबल सरप्लस निकालने के लिए। 20 और 21 में सीधा सा सिर्फ इतना याद रखना है कि बैंकिंग कंपनी के समय एलोकेबल सरप्लस निकालने के लिए ग्रोस प्रॉफिट से क्या माइनस होगा, 7.5% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। याद रखिए, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का 7.5% माइनस हो जाएगा बैंकिंग कंपनी के केस के समय, एलोकेबल सरप्लस निकाला जाएगा, उससे फिर बोनस दिया जाएगा। और अदर देन बैंकिंग कंपनी के समय 6% ऑफ द रिजर्व माइनस कर दिया जाएगा एलोकेबल सरप्लस निकालने के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, आ जाइए ट्रू एंड फॉल्स में, ध्यान से सुनिएगा। कस्टमरी बोनस इज कवर अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, एकदम फॉल्स है। कस्टमरी बोनस जो है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में कवर नहीं होता, ये अलग जगह कवर होता है। बोनस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, याद रखिए। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी बोला है, क्या बोला है देखिए, यहां बोलना चाहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय के ऊपर बोनस एक्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता, एकदम ट्रू है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय के ऊपर बोनस एक्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता, ट्रू होगा। आगे देखिए, वेदर एन एम्प्लॉय हैज नॉट वर्क फॉर ऑल द वर्किंग डेज ही इज इंटाइटल्ड टू फुल बोनस, नो। कम से कम 30 दिन काम करना पड़ेगा उसको एक अकाउंटिंग ईयर में, तभी बोनस मिलेगा। यहां पर बोलता है एक दिन भी काम नहीं किया और बोनस मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 सुनिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, वेदर इन एनी अकाउंटिंग ईयर एन एम्प्लॉय इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट causing financial loss to the employer, then the employer may deduct the amount of loss from the bonus payable to the employer। एकदम ट्रू है। यदि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय का गलती के कारण कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, एम्प्लॉयर के पास पावर है, वो अथॉरिटी है कि वो बोनस का पैसा उस लॉस के साथ एडजस्ट कर सकता है। याद रखिए, यदि एम्प्लॉय का गिल्टी के कारण एम्प्लॉयर को कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो वह उस लॉस का पैसा बोनस के साथ एडजस्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलता है देखिए। 26 बोलता है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग बिफोर एनी ट्रिब्यूनल इट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, फॉल्स, गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 27, no court shall take cognizance or any offense punishable unless a complaint is made by the authority by appropriate government। ऑब्वियसली बात सही बोल रहा है, यदि अप्रोप्राइट गवर्नमेंट कुछ कंप्लेन करता है तभी कोर्ट एक्शन लेगा, नहीं तो नहीं ले सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, where an establishment is newly set up the bonus shall be payable only in respect of the accounting year in which the employee derived प्रॉफिट फ्रॉम सच एस्टैब्लिशमेंट। याद रखिए, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट यदि नया सेटअप होता है उसमें यदि प्रॉफिट होगा तभी वो बोनस देगा, नहीं तो नहीं देगा, सीधा सा बात है। क्वेश्चन नंबर 29, एन एस्टैब्लिशमेंट शैल डीम टू बी न्यूली सेटअप बाय रीजन ऑफ चेंज इट्स लोकेशन मैनेजमेंट ओनरशिप, फॉल्स। यदि किसी एस्टैब्लिशमेंट का एड्रेस चेंज कर देने से आप बोलेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट नया सेटअप हुआ है, गलत बात है, इसको नया सेटअप नहीं मानेंगे। या मैनेजमेंट चेंज होने से, ओनरशिप चेंज होने से उस एस्टैब्लिशमेंट को नया सेटअप नहीं माना जाएगा, नया एस्टैब्लिशमेंट नहीं माना जाएगा। कस्टमरी बोनस मतलब पूजा का जो बोनस दिया जाता है, कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट और बोनस पेड टू द एम्प्लॉय, मतलब बोलता है पूजा बोनस को फाइनल बोनस के साथ एडजस्ट कर दो, हो पॉसिबल नहीं है, अलाउड नहीं है, ठीक है, ये नहीं होगा, फॉल्स बात है, ठीक है। थैंक यू।